ये पहाड़ों के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसमें केवल 1 दर्जन परिवार रहते थे जो खेती और शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। इस समय डूबते सूरज ने आकाश को लाल रंग से रंग दिया था और पक्षियों की चहचहाहट पहाड़ों और जंगलों में गूंज रही थी। गांव से धुआं उठ रहा था, साथ ही मुर्गों की बांग और कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। एरगोजी, क्या तुम फिर से खेत की मेड़ पर दिवास्वप्न देख रहे हो? रात के खाने के लिए वापस आ जाओ। भौंक भौंक भौंक। डागोजी नाम का एक बड़ा पीला कुत्ता उत्साह से अपनी पूंछ हिलाते हुए एक 3 साल के बच्चे के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। बच्चे ने कोमल स्वर में चिल्लाकर कहा, मिल गया। फिर उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, मेरा नाम सुहाव है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एरगोजी मत बुलाओ। उसने अपने नितंबों पर थपथपाया, खड़ा हुआ और एक बूढ़े आदमी की तरह धीमी चाल से वापस चला गया। डागोजी खुशी खुशी उसके पीछे पीछे चल दिया। एक ग्रामीण महिला अपनी पीठ पर एक बच्चे को लिए हुए अंदर बाहर काम में व्यस्त थी। खाना परोसने के बाद उसने बाहर देखा और सुहाव को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। गांव की वह महिला सुहाव की मां थी और उसकी पीठ पर बैठी बच्ची सुहाव की छोटी बहन थी। मेज के सिर पर एक हट्टा कट्टा आदमी सूखी पाइप से कश ले रहा था। उसकी बाहें कुछ कुछ सुहाव जैसी थीं। यही सुहाव के इस जन्म के पिता थे। सुहाव के होश में आने के 3 दिनों के भीतर ही उसे अपने साथ घटी सारी घटनाएं समझ आ गईं। इसे महज एक संयोग कहना भी सही नहीं होगा। सुहाव ने नौकरी छोड़ने के बाद कार से पूरे देश की यात्रा करने की योजना बनाई। वह लगातार 1 घंटे से राजमार्ग पर गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसे कोई अन्य वाहन दिखाई नहीं दिया। उसकी कार के अलावा पूरा राजमार्ग खाली था। अचानक ही उसने एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबा दिया और उसकी रफ्तार तेजी से 160 किलोमीटर घंटे तक पहुंच गई और यह रफ्तार बढ़ती ही चली गई, जिससे उसे गति और जोश का रोमांच महसूस हुआ। हालांकि दुर्घटनाएं हमेशा तब होती हैं जब कोई सबसे ज्यादा लापरवाह होता है। उसकी कार एक पोखर से फिसलती हुई अनियंत्रित रूप से पहाड़ की ढलान से टकरा गई, जिससे वह और कार दोनों ही चकनाचूर हो गए। इसी क्षण एक संयोग घटित हुआ। अचानक एक छोटा सा वर्महोल प्रकट हुआ और सुहाव की चेतना, जो बेहोश हो गई थी, वास्तव में उस वर्महोल में प्रवेश कर गई, जिससे उसमें कुछ अवर्णनीय परिवर्तन हुए और वह अस्थायी रूप से उसमें विलीन हो गई। उसमें विलीन होने की हल्की सी प्रवृत्ति भी थी और वर्महोल प्रकट होते ही गायब हो गया। सुहाव की चेतना को ब्रह्मांड की एक अज्ञात गहराई में ले गया। एक छोटी पिनबॉल की तरह इसने सुहाव की सारी जानकारी, निषेचित अंडे की अवस्था से लेकर कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु तक, विशाल ब्रह्मांड में अकेले भटकते हुए अपने साथ ले ली। वर्महोल पिनबॉल अचानक एक खास तारामंडल में प्रकट हुआ, फिर अचानक गायब हो गया और अजीबोगरीब आयामों में बेफिक्र होकर घूमने लगा। इस दौरान सुहाव कुछ सोच नहीं पा रहा था। जब सुहाव की चेतना अस्थायी रूप से वर्महोल में निवास करती थी तो वर्महोल ने सुहाव की सभी जानकारी को संरक्षित तो कर लिया, लेकिन विचारों के लिए कोई माध्यम प्रदान नहीं किया। इसलिए लंबी यात्रा के दौरान सुहाव में कोई चेतना नहीं थी। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बस एक पल ही बीता हो, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे लाखों साल बीत गए हों, जब तक कि सुहाव को सोचने की क्षमता वापस नहीं मिल गई। सुहाव को सोचने की क्षमता प्राप्त होने के बाद वर्महोल के साथ एक कमजोर संबंध के माध्यम से उसने उसमें संग्रहित जानकारी तक पहुंच प्राप्त की और इस प्रकार सब कुछ जान लिया। उसे ये भी समझ में आया कि उसके मानव शिशु बनने का कारण ये था कि वर्महोल पिनबॉल गलती से एक छोटे बच्चे से टकरा गया था और उस बच्चे का मस्तिष्क सुहाव के विचारों का माध्यम बन गया था। ऐसा प्रतीत होता था मानो सुहाव का पुनर्जन्म एक छोटे बच्चे के रूप में हुआ हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। उसकी जानकारी और चेतना अभी भी वर्महोल के भीतर ही थी। वह केवल सोचने के लिए बच्चे के मस्तिष्क का उपयोग कर रहा था। देखने में वह एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं था। शुरू में तो सुहाव को भी लगा कि वह पुनर्जन्म ले चुका है, लेकिन जब उसने वर्महोल में संग्रहित जानकारी की जांच की तो उसे समझ में आया कि वास्तव में क्या हुआ था। यदि वह चाहे तो वह ये भी देख सकता है कि निषेचित अंडे से उसका मानव रूप में विकास कैसे हुआ। ये तो सचमुच एक चमत्कार है। सब कुछ समझ जाने के बाद सुहाव ने हैरानी जताते हुए वर्महोल पिनबॉल को पिनबॉल स्पेस कहा। डोंग डोंग डोंग। अचानक छोटे से गांव के भीतर से एक तेज घंटी बजने की आवाज आई, साथ ही कुत्तों के भौंकने की व्याकुलता की आवाज भी सुनाई दी। सुहाव के माता पिता के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। तुम दोनों जल्दी से छिपने की जगह ढूंढो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। सुहाव अभी उलझन में ही था कि उसके पिता ने अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे फेंक दी, एक निर्देश दिया और दीवार से शिकार का धनुष और माचेटी लेकर दौड़ पड़े। सुहाव असमंजस में दिख रहा था और जवाब के लिए अपनी मां की ओर देख रहा था, लेकिन उसकी मां को शायद इसका एहसास नहीं हुआ। उसका चेहरा चिंतित था और उसने एक हाथ से सुहाव को उठाया और कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगी, लेकिन उसे छिपने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं मिल रही थी। सुहाव को खतरे का आभास हो गया था और उसने न तो चिल्लाया और न ही कोई हंगामा किया, बस चुपचाप अपनी मां को उसे गोद में लेने दिया। इस समय बाहर से पुरुषों की चीखें, चिल्लाहट और बेतहाशा हंसी की आवाजें आ रही थीं, जो धीरे धीरे करीब आती जा रही थीं।
हताशा के एक क्षण में उसकी मां ने लकड़ियों को हटाया, सू हाओ और उसकी सो रही बहन को नीचे लिटाया और फिर उन्हें पूरी तरह से लकड़ियों से ढक दिया। सू हाओ चुप रहा, उसने कोई आवाज नहीं की। एर्गोजी, अपनी मां की बात सुनो, कोई आवाज मत करो, हिलना मत। चुपचाप निर्देश देने के बाद उसकी मां ने रसोई का चाकू उठाया और तेजी से बाहर निकल गई। हालांकि जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, उसे तुरंत रोक दिया गया और वापस धकेल दिया गया। दो बेढंगे कपड़े पहने नंगे सीने वाले आदमी उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। तीसरे भाई, जल्दी आओ, देखो हमें क्या मिला, एक युवती, ही। जल्दी नहीं है, पहले उसे पकड़ लेते हैं। ये सुनकर उसकी मां समझ गई कि उसका क्या हाल होने वाला है। वह एक महिला थी, अगर वह बात मान लेती तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन उसके दोनों बच्चे अभी भी घर में थे और अगर उनका पता चल जाता तो वे दोनों बच्चे निश्चित रूप से बच नहीं पाते। उसे इन दोनों डाकुओं को जल्द से जल्द भगाना था। उसकी मां ने अब जरा भी संकोच नहीं किया। उसने रसोई का चाकू उठाया और अपना गला काट लिया। खून चारों ओर फैल गया और वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। दोनों डाकुओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसी महिला से सामना हो जाए तो बदकिस्मती होती है। जब उसकी मां गिरी तो उसकी नज़र संयोगवश लकड़ियों के ढेर पर पड़ी। उसके दोनों बच्चों को जीवित रहना होगा। आशा के साथ साथ उसकी आंखों की रोशनी भी फीकी पड़ गई। सू हाओ लकड़ियों के ढेर के पीछे छिपा हुआ था और देख नहीं पा रहा था, लेकिन आवाज़ों से उसे समझ आ गया कि क्या हुआ है। उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही बेबसी भी महसूस कर रहा था। दोनों लुटेरों ने मृत मां पर ध्यान देना बंद कर दिया। उन्हें कुछ खाना मिला और वे जाने ही वाले थे। वाह वाह वाह, उनकी खोजबीन का शोर इतना ज्यादा था कि सू हाओ की बहन उसी समय जाग उठी। अपनी मां को न देखकर उसकी बहन जोर जोर से रोने लगी। अरे नहीं, सू हाओ ने मन ही मन सोचा। अब अपनी बहन को दिलासा देने का कोई फायदा नहीं था। कुछ ही देर में दोनों डाकुओं ने लकड़ियों को एक तरफ फेंक दिया। सू हाओ ने खून से सनी तलवारें पकड़े हुए दो हटे-कट्टे आदमियों को देखा और अपनी बहन के सामने खड़े होकर केवल अपनी बाहें फैला सका। तीसरे भाई, इन्हें ले जाओ वरना इन्हें मार डालो। रोते हुए बच्चे सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। स्विश, एक तलवार चमकी। सू हाओ खून के तालाब में गिर पड़ा। स्विश, एक और तलवार चमकी। रोना अचानक बंद हो गया। पुनर्जन्म हुआ और बस ऐसे ही मर गए। अपनी अंतिम सांसों में सू हाओ को थोड़ी अनिच्छा महसूस हुई। वह इस नई दुनिया के बारे में उत्सुक था और उसने अपने भविष्य की योजना भी बना ली थी। वह पहाड़ी गांव छोड़कर इस विशाल भिन्न दुनिया को देखना चाहता था। हालांकि 3 साल की उम्र से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। सू हाओ बेहोश हो गया। पिनबॉल स्पेस सू हाओ की पहले से ही स्थिर चेतना को अपने साथ लिए हुए भटकता रहा। पिनबॉल स्पेस विशाल ब्रह्मांड में लगातार आगे बढ़ता रहा, विभिन्न बल क्षेत्रों के प्रभावों का सामना करते हुए। आकर्षण, प्रतिकर्षण, त्वरण, रुकना। अज्ञात गहराइयों में मुड़ता हुआ। समय बीतता गया और एक अज्ञात अवधि के बाद सू हाओ ने अपनी आंखें फिर से खोलीं और होश में आ गया। पिनबॉल स्पेस में दर्ज जानकारी के माध्यम से उसे यह समझ में आया कि उसने अनंत दूरियों को तय किया है और एक नई दुनिया में आ गया है। उसका शरीर 2 साल के लड़के जैसा था। 2 साल के बच्चे में अभी आत्म जागरूकता का पर्याप्त विकास नहीं होता, इसलिए सू हाओ के लिए उसके मस्तिष्क में प्रवेश करना और उसे अपने विचारों के लिए माध्यम बनाना आसान हो जाता है। अगर वह वयस्क होता तो उसकी चेतना मूल चेतना से विमुख हो जाती और वह माध्यम बनने में असमर्थ होता। यही कारण है कि वह दोनों बार एक छोटे बच्चे के रूप में जागा। इसी वजह से सू हाओ को एहसास हुआ कि उसका पुनर्जन्म कितना अविश्वसनीय चमत्कार था। ब्रह्मांड इतना विशाल था, फिर भी पिनबॉल स्पेस उसे लगातार 2 बार लक्ष्यहीन भटकन पर ले जाने में सक्षम रहा और अंततः वह सफलतापूर्वक एक 2 वर्षीय बच्चे के शरीर में स्थानांतरित हो गया। कितनी अच्छी किस्मत थी, सू हाओ ने आह भरते हुए कहा। इस बार मैं इसे जरूर संजो कर रखूंगा। मैं एक शानदार जीवन जीना चाहता हूं, क्योंकि शायद दोबारा ऐसा सौभाग्य न मिले। तब जब सू हाओ 3 साल का था, तभी अचानक उसके छोटे से कस्बे में महामारी फैल गई। वह गलती से इस बीमारी की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब सू हाओ की नींद खुली तो उसने खुद को 1 साल से अधिक उम्र का एक छोटा लड़का पाया। उसका परिवार शहर में एक फार्मेसी चलाता था और वे अपेक्षाकृत आरामदायक जीवन जी रहे थे। इससे उसे राहत की सांस मिली। वाह वाह, किस्मत मेरे साथ है, इस बार मैं जरूर जीतूंगा। नहीं, सू हाओ को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। भाग्य से जुड़ा ऐसा संयोग 1-2 बार हो सकता है, लेकिन अगर यह हर बार होता है तो यह भाग्य नहीं बल्कि अनिवार्यता है। सू हाओ सोच में डूब गया। जितना ज्यादा वह सोचता उतना ही ज्यादा वह भयभीत होता गया और उतना ही ज्यादा उसका पूरा शरीर कांपने लगा। पिनबॉल स्पेस उसकी चेतना को दिशाहीन रूप से ले जा रहा था। यह अनुमान लगाना असंभव था कि वह आगे कहाँ जाएगी, वह कहीं भी जा सकती थी।
कहने का तात्पर्य यह है कि पिनबॉल स्पेस के लिए सुहाओ की चेतना को 2 साल के बच्चे में लाना संभव था, लेकिन ब्रह्मांड इतना विशाल था, अकल्पनीय रूप से विशाल, कि यह संभावना अत्यंत कम थी, इतनी कम कि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा हो सकता है। हालांकि सबसे चमत्कारी बात यह थी कि जब तक समय आगे बढ़ता रहेगा, कोई भी संभावना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, अंततः दूर भविष्य में वास्तविकता बन जाएगी, ये निश्चित रूप से घटित होगी। इसलिए सैद्धांतिक रूप से कहें तो जब तक पिनबॉल स्पेस भटकता रहेगा, सुहाओ को निश्चित रूप से एक नया चिंतन पात्र मिल जाएगा। सुहाओ को जरा भी उत्साह महसूस नहीं हुआ, इसके बजाय वह गहरे भय में डूब गया। मेरे प्रत्येक जागरण के बीच कितना अंतराल होता है? 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 10 लाख वर्ष, शायद इससे भी अधिक। ये समय सुहाओ की कल्पना से भी परे था। इतने लंबे समय के दौरान सुहाओ का प्रत्येक पुनर्जन्म अविश्वसनीय रूप से अनमोल प्रतीत होता था। यह अनंत समय के बदले मिली एक छोटी सी संभावना थी। उसने अपनी सोच बदलने और इस जीवन में एक अच्छा जीवन जीने का निश्चय किया। अब तक उसने जितना समय सोचने में बिताया था, अगर उसे जोड़े तो वह केवल 30 वर्ष ही जी पाया था, जो कि पर्याप्त नहीं था। अगले 2 वर्षों तक सुहाओ ने अपने जीवन को बहुत महत्व दिया, सतर्क रहा और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में अपना सामान पैक करके भाग जाने की तैयारी करता रहा। उनके आचरण का प्राथमिक नियम आत्मरक्षा था, और अपने आसपास के वातावरण के माध्यम से उसने मोटे तौर पर इस दुनिया की बुनियादी जानकारी को समझ लिया था। यह एक वुक्सिया की दुनिया थी, जहां मार्शल आर्ट की अवधारणा वास्तव में मौजूद थी। अपनी खिड़की से सुहाओ ने स्वयं रात के समय छतों पर तलवारों और ब्लेडों से एक दूसरे का पीछा करते हुए उस्तादों को देखा, जिनकी तलवारें चमक रही थीं और एक हल्की सी वार से ही एक विशाल खंभे को 2 हिस्सों में काटा जा सकता था। ये बिल्कुल वास्तविक था। इससे सुहाओ को भी मन ही मन खतरे का एहसास हुआ, और साथ ही उसके मन में भविष्य में मार्शल आर्ट का उस्ताद बनने का विचार आया। तलवार लेकर दुनिया भर में घूमना और बुराई को दंडित करना उसका बचपन का सपना था। दुर्भाग्यवश उन्हें मार्शल आर्ट की पाठ्यपुस्तकें मिलने की कोई संभावना नहीं थी, नहीं उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसके साथ वे प्रशिक्षण ले सकें। उनका परिवार एक साधारण सी फार्मेसी चलाता था। सुहाओ निराश नहीं हुआ। वह भी जवान था और उसे विश्वास था कि भविष्य में एक दिन वह जरूर सफल होगा। एक और साल बीत गया और सुहाओ 5 साल का हो गया। उसके परिवार ने एक महिला योद्धा की जान बचाई। किसे पता था कि घाव भरने के बाद, इस डर से कि सुहाओ का परिवार उसके दुश्मनों को उसके ठिकाने के बारे में बता देगा, उसने सुहाओ के पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला ताकि उन्हें चुप कराया जा सके। सुहाओ भी बच नहीं पाया और पिनबॉल स्पेस द्वारा एक बार फिर ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाया गया। अल्पविराम, वह फिर से जागा और 1.5 साल का लड़का बन गया, परिवार का सबसे बड़ा बेटा, जिसे अथाह प्यार मिला था। उसके परिवार का इलाके में काफी दबदबा था, इसलिए बाहरी लोगों के लिए उसे नुकसान पहुंचाना नामुमकिन था। इस बार सुहाओ ने अपने दर्दनाक अनुभवों से सबक लेते हुए जीने का पक्का इरादा कर लिया था। 6 महीने बाद उसके पिता की रखेल ने सुहाओ के सौतेले भाई को जन्म दिया, और फिर रखेल ने उसे मछली के तालाब में डुबो दिया। इस बार वह 2 साल का भी नहीं हो पाया। अल्पविराम, सुहाओ को होश आया। इस बार वह 2 साल की एक छोटी बच्ची थी और आधुनिक दुनिया में आ गई थी। तकनीकी उत्पादों का अभी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था, लेकिन सड़कों और गलियों में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन, रेडियो और तिपहिया साइकिलें दिखाई देने लगी थीं। उसे विश्वास था कि जल्द ही ये दुनिया 21वीं सदी की पृथ्वी के स्तर तक पहुंच जाएगी। वह इस दुनिया में एक होशियार छात्रा बन सकती थी, किताबें, गाने और फिल्में कॉपी कर सकती थी और शायद एक चिंतामुक्त जीवन जी सकती थी। छोटी बच्ची बनने के बारे में सुहाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसका जीवन सुखमय था, यही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। 2 साल बाद अचानक युद्ध छिड़ गया और सुहाओ, जिसे स्कूल जाने और एक होशियार छात्र बनने का भी समय नहीं मिला था, आसमान से गिरे एक ग्रेनेड से मारा गया। अल्पविराम, सुहाओ शियानशिया की दुनिया में आया, जहां उसका सामना दुष्ट विद्याओं का अभ्यास करने वाले राक्षसी साधकों से हुआ और शहर में नरसंहार हुआ। 3 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। अल्पविराम, एक जादुई दुनिया में शहर पर ओर्क्स ने हमला कर दिया और वह उस नरसंहार में मारा गया। उसकी उम्र 2.5 साल थी। अल्पविराम, प्राचीन काल में वह बाढ़ में बह गया था। उसकी उम्र 3 वर्ष थी। अल्पविराम, अनेक लोगों का अनुभव करने और मृत्यु के विभिन्न तरीकों को आजमाने के बाद सुहाओ ने पाया कि जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है। एक छोटा बच्चा अपने विकास के दौरान तरह तरह की चीजों का सामना करता है, और कोई भी दुर्घटना, चाहे छोटी हो या बड़ी, ऐसे बच्चे की असमय मृत्यु का कारण बन सकती है जिसमें आत्मरक्षा की कोई क्षमता नहीं होती। इससे उसे एहसास हुआ कि पृथ्वी पर अपने पिछले जीवन में उसके माता पिता ने उसे सफल रूप से बड़ा करने के लिए कितना प्रयास किया था। अल्पविराम, एक बार फिर आंखें खोलते हुए सुहाओ ने अपने मन में अपनी पिछली असमय मौतों की समीक्षा की और ध्यानपूर्वक उन कारणों का विश्लेषण किया कि वह कई बार सफलतापूर्वक बड़ा क्यों नहीं हो पाया था। सबसे पहले, विश्व का वातावरण कठोर है। दूसरे, सामाजिक वातावरण अस्थिर है।
तीसरा कारण यह है कि माता पिता का ध्यान अपर्याप्त है, जो पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। चौथा कारण बहुत कम उम्र होना और आत्मरक्षा की क्षमता का अभाव होना है। सू हाओ के सफल जीवन के लिए उसे बचपन की चुनौतियों से पार पाना था और खुद को बचाने के तरीके खोजने थे। दुनिया और सामाजिक परिवेश को बदला नहीं जा सकता था। वह जो कर सकता था और जिसके लिए प्रयास कर सकता था, वह था माता पिता का ध्यान प्राप्त करना और अपनी आत्मरक्षा क्षमता को सुधारना। आत्मरक्षा की क्षमता की बात तो छोड़ ही दीजिए। 3 से 5 साल के बच्चे से मजबूत आत्मरक्षा क्षमता की उम्मीद नहीं की जा सकती। बस हर बात में सतर्क और सावधान रहना ही काफ़ी होगा। इसलिए वह यही कर सकता था कि माता पिता का ध्यान आकर्षित करे और अपने माता पिता का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करे। इस बार मुझे किसी अस्पष्ट कारण से नहीं मरना चाहिए, मुझे अवश्य ही। इस क्षण सू हाओ ने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। उसने पिछले जन्मों में भी ऐसे ही शब्द कहे थे, लेकिन हर बार उसकी मृत्यु हो जाती थी, मानो यह कोई अभिशाप हो। एक बार कह देने पर वह मृत्यु के साए से बच नहीं पाता था। अपनी रणनीति पर विचार करने के बाद सू हाओ ने अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करना शुरू किया। यह आधुनिक सभ्यता की दुनिया थी। ये सूचना प्रौद्योगिकी युग में प्रवेश कर चुकी थी। स्मार्टफोन हजारों घरों में पहुंच चुके थे और सड़कों पर तरह तरह के वाहन आते जाते थे, जो लगभग सू हाओ के पृथ्वी पर पिछले जीवन के महानगर के समान थे। उनका जन्म पृथ्वी पर चीन जैसे ही एक देश में हुआ था और इस जन्म में उनका नाम लुओ झाओ हुई था। वे बेइजोऊ शहर में रहते थे, जो एक मध्यम दर्जे का शहर था। उनके माता पिता साधारण दफ्तर कर्मचारी थे। उनके पिता लुओ शेंगरांग एक गृह डिजाइनर थे। शादी से पहले लंबे और आकर्षक थे, लेकिन शादी के बाद उनका वजन लगातार बढ़ता गया और अब वे एक मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति बन गए थे। उनकी मां हुआंग शुजुन एक प्राथमिक विद्यालय में गणित की शिक्षिका थीं। लुओ झाओहुई को जन्म देने के बाद से उनके चेहरे पर उम्र का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लगा था। लुओ झाओहुई उनका इकलौता बेटा था। दंपति काम में व्यस्त थे और दूसरे बच्चे की कोई योजना नहीं थी, इसलिए उन्होंने लुओ झाओहुई पर पूरा ध्यान दिया। हालांकि लुओ झाओहुई जन्म से ही कमजोर और बीमार था, जिससे दंपति को बहुत कष्ट हुआ। पैसों का खर्च एक बात थी, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें अपने बेटे के लिए दिल का दर्द महसूस होता था, जिसे इतनी कम उम्र में लगभग हर दूसरे दिन अस्पताल जाना पड़ता था। जैसे ही दंपति नींद से व्याकुल लुओ झाओहुई को अस्पताल से घर लाए, सू हाओ ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और दंपति को अपने बेटे में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। सोने का नाटक कर रहे सू हाओ को बिस्तर पर लिटाने और उसे कंबल ओढ़ाने के बाद हुआंग शुजुन चुपचाप कमरे से निकल गया। इसी क्षण लुओ शेंगरांग चलकर अपनी थकी हुई पत्नी के पास आया और उसे गले लगा लिया। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद बोला, शुजुन, हम एक और बच्चा क्यों नहीं पैदा कर लेते? ये सुनकर सू हाओ का दिल जम गया। पुनर्जन्म लेते ही उसे कैसे त्यागा जा सकता था? चलिए इंतजार करते हैं, जब शियाओ हुई की तबीयत ठीक हो जाएगी। सू हाओ को अपनी मां हुआंग शुजुन से इतनी दृढ़ता की उम्मीद नहीं थी। उसके बोलने के बाद कमरे के बाहर सन्नाटा छा गया। अगले महीने के दौरान सू हाओ का जीवन सामान्य हो गया। वह अच्छे से खाता पीता, चैन से सोता और बाकी समय रेंगने और इधर उधर घूमने में बिताता था। उसका शरीर बच्चों की तरह स्वस्थ दिखने लगा और पहले से अधिक गोल मटोल हो गया। दंपति बेहद खुश हुए और सू हाओ को दोबारा जांच के लिए अस्पताल ले गए। आपका बच्चा अब ठीक है, उसे हर महीने जांच के लिए लाते रहिए। अगर 6 महीने के भीतर कोई असामान्यता नहीं पाई जाती है तो आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर 50 वर्ष की एक छोटे बालों वाली आंटी थीं। सू हाओ के चेहरे की रंगत में सुधार देखकर उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। इस महीने शियाओ हुई में इतना बदलाव क्यों आ गया है? हुआंग शुजुन ने थोड़ी चिंता जताते हुए पूछा। हाल ही में उसकी नींद की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही है और उसे पर्याप्त पोषण मिल रहा है। साथ ही बच्चों में स्वाभाविक रूप से बहुत ऊर्जा होती है, इसलिए जल्दी ठीक होना सामान्य बात है, डॉक्टर ने धैर्यपूर्वक समझाया। शुक्रिया डॉक्टर। हुआंग शुजुन सू हाओ के साथ अस्पताल से बाहर निकली। बाहर आते ही अचानक उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। सू हाओ हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआंग शुजुन को क्या हुआ है। क्या ये खुशी के आंसू थे? जब वह सोच ही रहा था कि अपनी मां के आंसू पोंछे या नहीं, तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पैर इतने छोटे हैं कि वह उन तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए उसने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। हुआंग शुजुन ने अपनी उंगलियों पर दबाव महसूस किया, तुरंत नीचे झुक गई और सू हाओ को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने रोते हुए कहा, शियाओ हुई, मां को माफ कर दो। मां को काम से अपना खराब मूड घर नहीं लाना चाहिए था, जिससे तुम डर गई, तुम्हें नींद नहीं आई और तुम ठीक से खा भी नहीं पाए। मां की गलती थी, तो बस यही बात थी। सू हाओ को अचानक समझ आ गया, दुनिया में हर चीज का एक कारण और परिणाम होता है। अगले 3 सालों में सू हाओ का शरीर और भी बेहतर होता चला गया। वह दौड़ने कूदने लगा, बिल्कुल दूसरे 4-5 साल के बच्चों की तरह। इन 3 वर्षों के दौरान हुआंग शुजुन ने मिश्रित भावनाओं का अनुभव किया। वह अपने बेटे के स्वास्थ्य में सुधार देखकर खुश थी।
इसके अलावा उसका बेटा असाधारण रूप से बुद्धिमान था, यहाँ तक कि उसे बाल प्रतिभा की श्रेणी में रखा जा सकता था। एक बार वह स्कूल के असाइनमेंट घर लाकर जांचने लगीं। उन्हें थका हुआ देखकर उनके बेटे ने उनकी मदद करने की पेशकश की। पहले तो वह मुस्कुराईं और उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने एक जगह गलत जांच कर दी तो उनके बेटे ने तुरंत गलती बता दी। इससे वह बहुत हैरान हुई, इसलिए उन्होंने सू हाओ को एक सरल परीक्षा दी जिसका उसने बिल्कुल सही उत्तर दिया। फिर उन्होंने परीक्षा की कठिनाई बढ़ा दी और तब भी उसने सभी उत्तर सही दिए। जब उनसे पूछा गया कि उसे किसने पढ़ाया है तो उसने जवाब दिया, मैंने खुद किताबें पढ़ी हैं। तब से हुआंग शुजुन को यकीन हो गया कि उनका बेटा लाखों में एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है। उसकी चिंता ये थी कि उसका बेटा हद से ज्यादा चिपका रहता था, इतना ज्यादा कि उसे वास्तविकता पर ही संदेह होने लगा था। उसने कई बार चुपके से ऑनलाइन ये भी खोजा कि क्या 5 साल का बच्चा बहुत ज्यादा चिपका रहता है। जब तक वह काम पर नहीं होती थी, सू हाओ उसका पीछा करता था और किसी भी समय उसके सामने आ जाता था। जब तक उसकी आंखें खुली रहती, उसे अपना बेटा जरूर दिख जाता था। इससे उसे शक हुआ कि उसका बेटा न केवल प्रतिभाशाली है, बल्कि उसमें ऑटिज्म का कोई अजीब रूप भी है। वह उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उसे डर था कि उसका होशियार बेटा इस बात को समझ जाएगा और आत्मसचेत हो जाएगा। इसके अलावा वह अपने बेटे की शिक्षा को लेकर भी चिंतित थी। वह निस्संदेह एक प्रतिभाशाली बच्चा था और सिर्फ उत्कृष्ट अंकों वाला प्रतिभाशाली नहीं। तो सवाल उठा, एक विलक्षण बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका के रूप में उन्होंने कई बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन जब अपने बच्चे की बात आई तो वह थोड़ी निर्णायक थी। अगर यह किसी और का बच्चा होता तो अपनी पेशेवर क्षमता के बल पर वह उसे बड़ी बड़ी बातें बताकर उसकी सारी उम्मीदें तोड़ देती। लेकिन जब बात अपने बेटे की आई तो वह हिचकिचा उठी, ये सोचकर कि कहीं वह उसे गलत तरीके से न सिखा दे। उसका तो इकलौता बेटा ही था। अंत में उसने अपने बेटे से उसकी राय पूछी। शाओ हुई, तुम स्कूल जाने की उम्र की हो गई हो, क्या हमें किंडरगार्टन में दाखिला लेने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी ठीक लगे, सू हाओ ने लापरवाही से कहा। और इस तरह सू हाओ का बालवाड़ी में दाखिला तय हो गया। सू हाओ के लिए यह सबसे खतरनाक 5 साल के दौर को किसी तरह गुजारने का रास्ता ढूंढने जैसा था। अगर वह इसे पार कर लेता तो उसे विश्वास था कि इसके बाद सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। वह बालवाड़ी काफी अच्छी थी, सुरक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। बालवाड़ी में इतने सारे छोटे बच्चों को देखकर उसे लगा कि वे उसे हरा नहीं पाएंगे। अपनी मौजूदा क्षमताओं के साथ बालवाड़ी में दादागिरी करना ही उसके लिए काफी था। सू हाओ ने एक छोटा सा बैग लेकर सफलतापूर्वक अपना नामांकन करा लिया। स्कूल के पहले दिन उसने सभी शोर मचाने वाले, शरारती और आक्रामक बच्चों को रुला दिया। उस दिन से सभी बच्चे सू हाओ को बड़ा भाई कहकर पुकारने लगे। पूरे किंडरगार्टन का माहौल बहुत अच्छा था और कक्षा शिक्षिका ने इसे अब तक की सबसे आसान कक्षा बताया जिसे उन्होंने पढ़ाया था। जहां तक सू हाओ के बालवाड़ी में बिताए समय की बात है तो जाहिर है वह छोटे बच्चों के साथ घर घर नहीं खेलता था। इसके बजाय वह सोने का नाटक करते हुए लेट जाता था और कंचे के डिब्बे का अध्ययन करने लगता था। वह अपनी जीवन रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और बेहतर जीवन जीना चाहता था। उसे किसी खास चीज की जरूरत थी और फिलहाल सबसे खास चीज संगमरमर का वह स्थान था जिसमें उसकी चेतना और सारी जानकारी समाहित हो सकती थी। उन्हें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता थी कि संगमरमर से बनी यह जगह वास्तव में उनके लिए क्या मायने रखती है और इससे उन्हें क्या मिल सकता है। क्या यह मुझे केवल अंतहीन रूप से मरने, पुनर्जीवित होने, फिर से मरने और फिर से पुनर्जीवित होने के चक्र में ही रहने देगा? नहीं, यह उससे कहीं अधिक था। सू हाओ को अभी भी कई ऐसे कार्यों की समझ नहीं थी जिन्हें खोजकर उन्हें उपयोग में लाना बाकी था। अब उसकी सीमाएं केवल उसका ज्ञान और कल्पना ही थीं। बचपन के संकट से उबरने के बाद सू हाओ ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान जैसे विषयों के साथ साथ मानव औद्योगिक प्रणालियों, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य कई ज्ञान को यथासंभव शीघ्रता से ग्रहण किया। ये चीजें उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि एक बार सीख लेने के बाद संगमरमर की सतह उन्हें रिकॉर्ड कर सकती थी, जिससे वे हमेशा के लिए उसके हो जाते। बेशक सू हाओ ने संगमरमर की जगह की सूचना रिकॉर्ड करने की क्षमता का उपयोग करके पहले सभी ज्ञान को रिकॉर्ड करने और फिर धीरे धीरे उसे सीखने पर भी विचार किया था, लेकिन केवल रिकॉर्ड करना बेकार था। केवल वही ज्ञान उसका होगा जिसे वह वास्तव में समझता और आत्मसात करता है। उस दोपहर सू हाओ को अचानक बाहर शोर सुनाई दिया। इससे उसका दिल घबरा गया और उसके मन में एक बुरी आशंका पैदा हो गई। सू हाओ झटपट उठकर खिड़की से बाहर देखने लगा। उसने 50 वर्ष के एक व्यक्ति को घर में घुसते हुए देखा। सू हाओ तुरंत पीछे हट गया, उसकी निगाहें पूरे कमरे पर टिकी थीं। तभी उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई पीछे का दरवाज़ा नहीं है। हमलावर ठीक सामने वाले दरवाजे के बाहर खड़ा था। अब बाहर भागने का मतलब निश्चित रूप से सबसे पहले मारे जाना था। वह यहाँ फंस गया था।
इसके अलावा छिपने की कोई जगह नहीं थी, कमरे के बीचों बीच खिलौनों का ढेर लगा हुआ था। वह तुरंत खिलौनों के ढेर की ओर दौड़ा, जल्दी से 2 प्लास्टिक के तख्ते उठाए, अपने कपड़े ऊपर उठाए और एक को अपनी छाती में और दूसरे को अपनी पीठ में छिपा लिया। हमलावर का चेहरा उत्साह और विजय से भरा हुआ था, उसकी आंखें लाल और भयानक थीं। उसने ऊपर देखा और सामने खड़े एक व्यक्ति को देखा, जिसका हाव भाव और मुद्रा बेहद शांत थी, और वह सुहाव था। सुहाव को पहले भी मृत्यु के कई तरीके अनुभव हो चुके थे, जिससे मृत्यु का उसका तीव्र भय कुछ कम हो गया था। इसी वजह से वह अपेक्षाकृत शांत दिखाई देता था। मृत्यु का खतरा उसकी आंखों के सामने था। उसके विचार में इस बार उसकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन उसका आत्मसमर्पण करने का कोई इरादा नहीं था। हमलावर की आंखें लाल हो चुकी थीं, उसका दिमाग पहले ही पागलपन की चपेट में आ चुका था, और उसने जो माचेटी नीचे की ओर घुमाई थी, वह अब सटीक नहीं थी। सुहाव ने तलवार की दिशा का सटीक अनुमान लगाया, अपना सिर झुकाया और पूरी ताकत से एक तरफ लुढ़ककर हमलावर के तेज वार से बच गया। फिर वह झट से खड़ा हुआ और कक्षा में बच्चों की स्लाइड की ओर भागा। वहां कुछ रुकावटें थीं, जहां छिपने का मौका मिल सकता था। हमलावर का चाकू किसी को नहीं लगा। बिना ज्यादा सोचे समझे वह दूसरा वार करने ही वाला था कि उसने देखा कि वह छोटा लड़का घबराकर भाग रहा है। भागना, क्या तुम बच निकल सकते हो? हमलावर की आंखों में एक क्रूर चमक दिखाई दी और उसने तुरंत पीछा करना शुरू कर दिया। सुहाव ने अपने पीछे हमलावर को देखा, जो कुछ ही कदमों में उसके पास पहुंच गया और वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। उसने शांत भाव से तलवार के लगने के स्थान का अनुमान लगाया, उसका दाहिना कंधा। सुहाव तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और कुल्हाड़ी उसके सिर के ऊपर से गुजरी, बाल बाल उसकी खोपड़ी को छूते हुए निकल गई। जैसे ही उसने उठकर दौड़ने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि किसी ताकतवर हाथ ने उसकी टखने को पकड़ लिया है और उसे पीछे की ओर खींच लिया है। उसने कितना भी संघर्ष किया, वह अपने शरीर को पीछे की ओर फिसलने से नहीं रोक सका। सब खत्म, सुहाव ने मन ही मनाह भरी। वह सचमुच 5 साल से ज्यादा नहीं जी सकता था। हमलावर विजयी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ये शरारती बच्चा इस बार बच नहीं पाएगा। उसने तीसरी बार अपनी तलवार उठाई और सुहाव की पीठ पर वार करने का निशाना साधा। धड़ाम, सुहाव की पीठ पर लगे सख्त प्लास्टिक पर कुल्हाड़ी से प्रहार हुआ और वह एक तेज आवाज के साथ वापस उछल गई। हमलावर स्तब्ध रह गया, फिर अविश्वास से उसने दोबारा वार किया, लेकिन वार फिर भी वापस उछल गया। उसने सुहाव के कपड़े फाड़ दिए और उसकी छाती और पीठ से 2 प्लास्टिक की प्लेटें गिर पड़ीं। हमलावर की आंखों में क्रोध की आग जल रही थी और उसने फिर वार करने के लिए उत्सुकता से अपना वार उठाया। इस आखिरी बार वह देखना चाहता था कि यह शरारती बच्चा किस चीज से बचाव करेगा, किस चीज से चकमा देगा। जैसे ही प्लास्टिक की प्लेटें उसके शरीर से फिसल गईं, सुहाव ने अपनी पैंट की जेब से बच्चों के खेलने वाली रेत का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला और उसे हमलावर के पास खड़े बूढ़े चेहरे पर फेंक दिया। हमलावर ने सहज ही सुहाव की एड़ी छोड़ दी और अपनी आंखों को बचाने के लिए हाथ उठाया। हालांकि उसने अधिकांश रेत रोक ली, लेकिन दूरी बहुत कम थी और सुहाव का फेंका हुआ रेत का गोला तेज और अचानक था। फिर भी कुछ रेत हमलावर की आंखों में चली गई। आह! हमलावर चीख उठा, उसकी पलकें तेजी से झपक रही थीं और वह अपने हाथों से अपनी आंखें मल रहा था। सुहाव झट से खड़ा हुआ और हमलावर के गुप्तांग पर जोर से मुक्का मारा। आउच! हमलावर के हाथ से माचिटी फिसल गई और वह दर्द से कराहते हुए धीरे धीरे नीचे झुक गया। सुहाव तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ा। उसकी आंखों में जमी रेत तुरंत अपने आप साफ हो जाएगी और उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर लगी चोट का असर कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाएगा। तब तक वह भाग नहीं पाएगा। अगर हमलावर दोबारा चाकू लेकर उस पर हमला करता है, तो उसके पास खुद का बचाव करने का कोई और तरीका नहीं बचेगा। सुहाव सफलतापूर्वक दरवाजे से बाहर भाग निकला। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने 30 और 40 वर्ष की आयु के कई पुरुषों को लाठियों और अन्य वस्तुओं से लैस होकर कक्षा की ओर दौड़ते हुए देखा। वाह! आखिरकार मदद आ ही गई। सुहाव ने तुरंत राहत की सांस ली और बिना रुके तब तक दौड़ता रहा जब तक कि एक अजनबी ने उसे उठा नहीं लिया। उस आदमी ने उसे उठाया, भीड़ के बीच छिपा दिया और बच्चों के सुरक्षित समूह के साथ रख दिया, फिर मुड़कर कक्षा में वापस भाग गया। इस समय छोटे बच्चे सिसक रहे थे। सुहाव को अंदर आते देख वे सब एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर जैसे ही सुहाव की नज़र उन पर पड़ी, छोटे बच्चे एक साथ रोना बंद कर दिए, अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और चुपचाप सिसकियां लेने लगे। कुछ ही देर में कक्षा में मौजूद हमलावर को कई लोगों ने काबू कर लिया। दूर से एम्बुलेंस और पुलिस कारों के सायरन की अनोखी आवाज सुनाई दे रही थी। सुहाव ने उत्साह से अपना छोटा हाथ हिलाया। वह फिलहाल सुरक्षित था। अब भी अत्यधिक तनाव के कारण उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी सांसें छोटी छोटी चल रही थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। अगर वह जरा भी घबरा जाता और कोई गलती कर बैठता, तो अब वह एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए किसी अस्पताल में पड़ा होता। उसे नहीं लगता था कि उसका छोटा सा शरीर उस चमकती हुई माचेटी का वार सह पाएगा।
सबसे खतरनाक क्षण तब आया जब हमलावर ने उसकी टखने को पकड़ लिया। वह किसी कसाईखाने में पड़ी मछली की तरह था, दूसरों की दया पर निर्भर। अगर हमलावर ने उसकी पीठ के बजाय उसके सिर पर वार किया होता तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। सू हाओ के धीरे धीरे शांत होने के बाद उसने अपने आप में एक बदलाव महसूस किया। पहले वह ऐसे क्रूर हमलावर का सामना करने पर कभी भी शांत नहीं रह पाता था और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे पाता था। अनेक मृत्यु, पुनर्जन्म और फिर से मृत्यु के बाद उनकी मानसिक सहनशीलता असाधारण रूप से मजबूत हो गई थी। परिस्थिति जितनी गंभीर होती, वे उतने ही शांत भाव से सोच पाते थे। हालांकि ये पूरी तरह से अच्छी बात नहीं थी। मृत्यु के प्रति उनका सम्मान कम हो गया था। गहराई से सोचने पर यह बात काफी भयावह थी, क्योंकि यह विकट परिस्थितियों में जीवित रहने की प्रबल इच्छा खोने के बराबर थी। जल्द ही घटना समाप्त हो गई। घटनास्थल को चारों ओर से घेर लिया गया, पुलिस हमलावर को ले गई, घायल बच्चों और सुरक्षा गार्डों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और किंडरगार्टन शिक्षकों ने अभिभावकों को अपने बच्चों को ले जाने के लिए सूचित किया। विभिन्न रिपोर्टों के लिए बड़ी संख्या में पत्रकार वहां पहुंच गए। जब हुआंग शुजुन घबराए हुए चेहरे के साथ किंडरगार्टन पहुंची और सू हाओ को सुरक्षित देखा तो उसकी आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे जैसे बांध टूट गया हो। उसने सू हाओ को कसकर पकड़ लिया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। सू हाओ को ये जानकर मन ही मन राहत मिली कि वह अभी भी जीवित और स्वस्थ है। अगर वह आज सचमुच मर जाता तो इस मां को कितना दर्द और आत्मदोष सहना पड़ता। ... कुछ ही देर में घटना का एक वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो में एक छोटा लड़का बार बार हमलावर के हमलों से बचता रहा, फिर पलटवार करते हुए हमलावर को घायल कर दिया और सफलतापूर्वक भाग निकला। वीडियो में दिख रहा छोटा लड़का सू हाओ था। कमेंट सेक्शन में तुरंत ही हलचल मच गई। धिक्कार है, मुझे यह मानना ही पड़ेगा, ये तो दिग्गज अंडरडॉग की जीत है। ये बच्चा कौन है? ये तो कमाल का है, कमाल का। तभी हमारे बॉस ने चिल्लाकर कहा, बहुत बढ़िया, मैं फाइटिंग क्लब से हूँ। मैं मानता हूँ कि यह लड़का मुझ में से कई लोगों को हरा सकता है। मैं प्रसन्न हूँ। इस लड़के की करतूतों से अपराधी शायद इतना शर्मिंदा हो गया होगा कि वह अवसादग्रस्त हो जाएगा। शायद मैं इस बच्चे को हरा भी नहीं पाऊंगा। क्या मैं बहुत कमजोर हूँ? आत्मविश्वास रखें, शायद शब्द को हटा दें। ये बच्चा भविष्य में कुछ अलग ही मुकाम हासिल करेगा। मुझे लगता था कि फिल्मों में जो दिखाया जाता है वह काफी बड़ा चढ़ाकर होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वास्तविकता उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश की जाती है। मैं बहुत लापरवाह था। आपको ये जानना होगा कि लोग अलग अलग होते हैं। ये छोटा लड़का कौन है? मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसके लिए 10 साल तक इंतजार करने को तैयार हूँ। ऊपर वाला आदमी तो जानवर से भी बदतर है। 10 साल बाद वो सिर्फ 15 या 16 साल का ही होगा। तुमने ऐसा कैसे किया? मुझे हैरानी है कि किसी ने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन ये बच्चा पूरी तरह शांत था। हमलावर का सामना होते ही उसने सबसे पहले खुद को बचाने के लिए 2 ढालें ढूंढी। उसने थोड़ी रेत भी उठाई और अपनी जेब में रख ली। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि वह बहुत ताकतवर है। वाकई एक जीनियस है। सू हाओ प्रसिद्ध हो गया और उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद लुओ शेंगरांग, हुआंग शुजुन और सू हाओ एक महत्वपूर्ण पारिवारिक बैठक के लिए एक मेज के चारों ओर एकत्रित हुए। विषय था छोटे दोस्त लुओ चाओहुई स्कूल कैसे जाएगा, इस पर चर्चा। काफी गहन चर्चा के बाद पारिवारिक परिषद ने सू हाओ की भविष्य की शिक्षा योजना पर निर्णय लिया। उन्नत प्लेसमेंट, पहले छात्र पहचान पत्र और शैक्षणिक रिकॉर्ड प्राप्त करना, अपना आधा समय स्व अध्ययन में व्यतीत करना और शेष आधा समय शिक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए स्कूल जाना। स्कूल के साथ बातचीत और सू हाओ के मूल्यांकन के बाद उन्होंने सहर्ष उसका दाखिला स्वीकार कर लिया। स्कूल ने तो सू हाओ के लिए कई ट्यूशन और अन्य शुल्कों में छूट देने की भी पेशकश की। जल्द ही एक पारस्परिक लाभकारी योजना को अंतिम रूप दे दिया गया। लगभग 5 वर्ष से कुछ अधिक आयु का सू हाओ जूनियर हाई स्कूल का एक मेधावी छात्र बन गया। हालांकि जूनियर हाई स्कूल में गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे विषयों की कठिनाई उनके लिए नगण्य थी। संक्षिप्त पुनरावलोकन के बाद उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू कर दी। केवल इतिहास और राजनीति जैसे उदार कला विषय ही थोड़े चुनौतीपूर्ण थे। लेकिन इन सब बातों से भी सू हाओ हैरान नहीं हुआ। उसने मार्बल स्पेस का इस्तेमाल करके सारी सामग्री रिकॉर्ड कर ली। हालांकि जब परीक्षाओं के लिए ऐतिहासिक ज्ञान का उपयोग करने की बात आई तो सू हाओ को एक समस्या का पता चला। मार्बल स्पेस में दर्ज जानकारी मूल रूप से उसके द्वारा ही दर्ज नहीं की गई थी। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए उसे खोजबीन की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और इस प्रक्रिया की दक्षता बहुत कम थी। तो सू हाओ को एक विचार आया, क्या वह रिकॉर्ड की गई जानकारी को वर्गीकृत फोल्डरों में संग्रहित कर सकता है, ताकि जब उसे इसकी आवश्यकता हो तो वह सीधे संबंधित उप परियोजना को ढूंढ सके। उसने तुरंत उस विचार पर अमल किया। एक अवर्णनीय संबंध के माध्यम से सू हाओ की चेतना मार्बल स्पेस में प्रवेश कर गई। वह स्थान निर्जन और देखने में खाली था, फिर भी उसमें अनंत ज्ञान समाहित था। पहला कदम जानकारी को वर्गीकृत करना था। उसे यह कैसे करना चाहिए?
इस स्थान में इसकी स्थापना से लेकर अब तक की सारी जानकारी दर्ज थी, जो अव्यवस्थित प्रतीत हो रही थी। इस जानकारी को वर्गीकृत करना एक असंभव कार्य प्रतीत हो रहा था। हालांकि सू हाउ ने वर्षों से मार्बल स्पेस की गहन समझ विकसित की थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पता चला कि इसमें संग्रहित जानकारी कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित थी। इसका अर्थ ये था कि नवीनतम जानकारी शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन बहुत पुरानी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्पेस में गहराई तक जाना और उसे खोजने के लिए लगातार पन्ने पलटते रहना आवश्यक था। सू हाउ ने कुछ देर सोचा और फिर उसे एक विचार आया। उसे बस प्रत्येक छोटे समयखंड को एक संबंधित क्रम संख्या देनी होती थी ताकि उस खंड के भीतर की घटनाओं या सूचनाओं का पता लगाया जा सके। फिर इन क्रम संख्याओं को वर्गीकृत करके वह प्रभावी रूप से सभी सूचनाओं को वर्गीकृत कर सकता था। उदाहरण के लिए 60 सेकंड के 1 मिनट में प्रत्येक सेकंड को एक क्रम संख्या दी जाती है, 1 2 3 60। इस मिनट के भीतर सू हाउ ने पहले 10 सेकंड में इतिहास की एक घटना दर्ज की, 20 से 30 सेकंड के बीच छींका, 30 से 40 सेकंड के बीच एक गणितीय सूत्र दर्ज किया, 40 से 50 सेकंड के बीच खुजली मिटाई और 50 से 60 सेकंड के बीच एक और गणितीय सूत्र दर्ज किया। इस प्रकार इस मिनट के भीतर घटी घटनाओं को इतिहास, विविध और गणित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सेकंड 1-10 को इतिहास के अंतर्गत, 20-30 और 40-50 को विविध के अंतर्गत और 30-40 और 50-60 को गणित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। इस प्रकार जानकारी को वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि इस तरह के वर्गीकरण के लिए आवश्यक समय और प्रयास निश्चित रूप से सू हाउ की क्षमता से परे थे, और वह अपने सामने आने वाली हर एक चीज को वर्गीकृत करने के लिए लगातार अपना ध्यान विभाजित नहीं कर सकता था। इसलिए सू हाउ ने एक उपयुक्त विधि सोची। बुद्धिमत्ता। अत्यंत खंडित जानकारी से निपटना कभी भी मानव मस्तिष्क की ताकत नहीं रही है। यही कारण है कि मनुष्यों ने बड़ी मात्रा में जटिल जानकारी को संसाधित करने और संग्रहित करने में मदद के लिए कंप्यूटर का आविष्कार किया। यदि मार्बल स्पेस को स्वचालित रूप से सूचना संसाधित करने में सक्षम एक सुपर कंप्यूटिंग केंद्र में परिवर्तित किया जा सके, तो सू हाउ के लिए इसकी उपयोगिता स्वतः स्पष्ट हो जाएगी, मानो वह अपने साथ एक बुद्धिमान प्रणाली लेकर चल रहा हो। हालांकि इस तरह की प्रणाली का निर्माण करना बेहद मुश्किल होगा। मुख्य कठिनाइयां सू हाउ के समय और उनके ज्ञान भंडार में निहित थीं। समय प्रबंधनीय था, धैर्य रखने पर वह धीरे धीरे समय जमा कर सकता था। लेकिन फिलहाल उसके पास सबसे महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी का अभाव था, जिसमें सटीक रूप से फिल्टर करना, वर्गीकृत करना, खोजना, निष्कर्ष निकालना, तुलना करना, संवाद करना और स्वचालन करना शामिल था। सू हाउ मार्बल स्पेस से बाहर निकला और धीरे धीरे अपनी योजना को व्यवस्थित करने लगा। बिना ज्यादा सोचे समझे उनका अगला कदम पढ़ाई करना था। सबसे पहले हाई स्कूल के सभी विज्ञान विषयों को दोबारा सीखना। मार्बल स्पेस की सहायता से उनकी सीखने की गति असाधारण रूप से तेज थी। 7 वर्ष की आयु में सू हाउ ने हाई स्कूल के सभी विज्ञान विषयों को पूरा किया, कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी और एक प्रतिष्ठित घरेलू विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी मचा दी। उन्हें एक प्रतिभाशाली छात्र और राष्ट्र का भविष्य माना जाने लगा। यदि कोई दुर्घटना न होती तो सू हाउ मार्बल स्पेस पर निर्भर रहते हुए भविष्य में वास्तव में शीर्ष वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिभाओं में से एक बन सकता था। उन्होंने सितंबर में सफलतापूर्वक दाखिला ले लिया और उनके माता पिता ने भी अपनी नौकरियां छोड़ दी और उस शहर में चले गए जहां विश्वविद्यालय स्थित था, शांगझोउ शहर, और सू हाउ की पढ़ाई में उनका साथ देने के लिए नई नौकरियां ढूंढ लीं। 4 साल बाद उन्होंने गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बेशक पढ़ाई के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके चारों ओर मददगार बड़े भाई बहन और वरिष्ठ प्रोफेसर मौजूद थे, जिन्होंने असीम धैर्य के साथ सू हाउ को भरपूर सहयोग दिया। यही मुख्य कारण था कि सू हाउ 4 वर्षों के भीतर इन पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। बिना किसी की मदद के केवल स्व अध्ययन पर निर्भर रहते हुए वह शायद 20 वर्षों में भी सफल नहीं हो पाता। इन 4 वर्षों के दौरान अपने माता पिता के आर्थिक दबाव को कम करने के लिए सू हाउ ने साहित्यिक चोरी भी की, कुछ किताबें और गाने कॉपी किए और कुछ समय के लिए बेहद लोकप्रिय हो गए। उन्हें चीन का सबसे कम उम्र का और सबसे बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना गया और उनकी लोकप्रियता शीर्ष हस्तियों से भी अधिक थी। बेशक किताबों और गानों की नकल करना सू हाउ का लक्ष्य नहीं था, उसका लक्ष्य सीखना था। इसलिए पर्याप्त पैसे कमाने के बाद सू हाउ ने नकल करना बंद कर दिया। हालांकि जब सू हाउ ने सोचा कि इस दुनिया में 4 महान शास्त्रीय उपन्यास मौजूद नहीं हैं, तो उसे खेद का गहरा एहसास हुआ। इस पर आकाश था कि दुनिया के लोगों ने ऐसे शास्त्रीय साहित्यिक कार्यों को कभी नहीं देखा था। इस दुनिया ने उसकी जो मदद की थी उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सू हाउ ने फैसला किया कि जब उसे समय मिलेगा तो वह 4 महान शास्त्रीय उपन्यास लिखेगा, जिससे हर कोई बंदर राजा की महिमा को पहचान सके। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या कोई छोटा बच्चा किताबों की नकल करके संदेह पैदा करेगा, अगर उन्हें शक भी होता तो क्या होता? उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। पैसा कमाना सबसे जरूरी था, इतनी चिंता क्यों?
असली प्राथमिकता ये थी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय और ऊर्जा को यथाशीघ्र मुक्त किया जाए। इस प्रकार अपने अंतिम वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद रूपांतरित जर्नी टू द वेस्ट प्रकाशित हुई। शुरुआत में जर्नी टू द वेस्ट ज़्यादा मशहूर नहीं थी, लेकिन संबंधित पक्षों के प्रचार और खुद की प्रसिद्धि से मिले प्रोत्साहन के कारण ये जल्दी ही लोकप्रिय हो गई। उस वर्ष जर्नी टू द वेस्ट का रूपांतरित संस्करण चीन में निर्विवाद रूप से सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गया। हालांकि जरूरी नहीं कि दूसरे लोग इसे खरीदने के बाद पढ़ें, लेकिन प्रतिभाशाली होने के आशीर्वाद ने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि किताब खरीदने से उनमें भी प्रतिभा की आभा आ सकती है। फिर सु हाओ के माता पिता ने सु हाओ द्वारा कमाए गए पैसों से शांगझोउ शहर में एक आलीशान विला खरीदा। विला में लुओ शेंगरांग और हुआंग शुजुन ने सु हाओ के लिए एक स्नातक पार्टी आयोजित की और उन्हें स्नातकोत्तर विद्यालय में प्रवेश मिलने पर बधाई दी। हमारे प्रिय पुत्र शियाओहुई को स्नातक की उपाधि प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। आपने जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर लिया है। टकराना, वायु दाब से चलने वाली कन्फेटी तोप फट गई। लुओ शेंगरांग और हुआंग शुजुन ने तुरंत खुशी जाहिर की, सु हाओ को उठाया और हवा में उछाल दिया, फिर उसे मजबूती से पकड़ लिया। लुओ शेंगरांग अब एक मोटे ताजे आदमी बन चुके थे, उनकी पहले वाली खूबसूरती पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। दूसरी ओर उनकी माँ हुआंग शुजुन सज धज कर आई थीं और उन पर उम्र का कोई भी निशान नहीं दिख रहा था। वह बेहद जीवंत लग रही थीं और लगभग 20-25 साल की युवती जैसी दिख रही थीं। वास्तव में धन किसी व्यक्ति की आत्मा को बदल सकता है। हुआंग शुजुन ने सु हाओ से कहा, शाओहुई, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? तुम्हारे पिता और मैं तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। लुओ शेंगरांग ने मुस्कुराते हुए बगल से सिर हिलाया। सु हाओ ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं वास्तव में सीखना चाहता हूँ। मैं लो लेवल सोर्स कोड डेवलपमेंट और सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ। लुओ शेंगरांग और हुआंग शुजुन के मन में तुरंत दो सवाल उठे, लेकिन वे पूछने में शर्म महसूस कर रहे थे। उन्होंने बस बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम वादा करते हैं। और कुछ? सु हाओ ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे एक छोटा भाई या बहन चाहिए। क्या? लुओ शेंगरांग और हुआंग शुजुन पूरी तरह से अचंभित दिखे, फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और आश्चर्यजनक रूप से दोनों के चेहरे पर शर्म आ गई। सु हाओ के माता पिता ने उसके छोटे भाई या बहन की चाहत मान ली, लेकिन वह वास्तव में उस बच्चे से कब मिलेगा, यह अभी भी अनिश्चित था। सु हाओ के सुझाव देने के अपने कारण थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका चुना हुआ रास्ता बाकी सबसे अलग है। भविष्य में शायद वे एक योग्य पुत्र न बन पाएं, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस भूमिका को कैसे निभाना है। अपने माता पिता के लिए समय न मिलने के अफसोस को कम करने के लिए उन्होंने उनसे एक और संतान पैदा करने का अनुरोध किया। घर में पर्याप्त बचत होने के कारण पैसे की कोई समस्या नहीं थी। एकमात्र चिंता ये थी कि क्या उसके माता पिता दोबारा एक बच्चे का पालन पोषण करने के लिए तैयार होंगे। सच तो यह है कि सु हाओ ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा था। उसके माता पिता तो बहुत पहले से ही दूसरा बच्चा चाहते थे, लेकिन सु हाओ हमेशा से ही बहुत ज़्यादा चिपका रहता था, इसलिए उन्होंने उसकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए इस विषय को टाल दिया और आखिरकार इस बारे में बात करना ही बंद कर दिया। सु हाओ जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म देने से उसके माता पिता को अपने जीन पर अटूट विश्वास हो गया। कुछ और बच्चे पैदा करने से निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण में योगदान मिलेगा और समाज और मानवता को लाभ होगा। पर्याप्त मूलभूत ज्ञान प्राप्त करने के बाद सु हाओ ने 2D सिस्टम लैंग्वेज को संकलित करने में पूरी तरह से जुट गया। उसे तेजी से सीखना था और अपने मार्बल स्पेस के लिए एक सिस्टम लिखना था। एक साल बाद 12 वर्षीय सु हाओ ने मार्बल स्पेस के अंदर मौजूद अव्यवस्थित जानकारी को सफलतापूर्वक एनकोड किया और उसे वर्गीकृत किया। इसमें गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक विनिर्माण, कृषि, खगोल विज्ञान, कला, हथियार और अन्य जैसी श्रेणियां शामिल हैं। उन्होंने इस प्रारंभिक फंक्शन को यूनिवर्सलाइट 1.0 नाम दिया, जिसका उपनाम शियाओगुआंग था। इसी बीच सु हाओ को 2 महीने का एक गोलमटोल छोटा भाई मिला, जिसका नाम लुओ चाओक्सिन रखा गया। प्राइड एंड प्रेजुडिस उसने बस सरसरी नजर डाली थी, उसे समझ नहीं आया था, लेकिन किसे परवाह थी। उसकी नकल करो, प्रकाशित करो, खूब पैसा कमाओ। एक और वर्ष बीत गया। 13 वर्षीय सु हाओ ने मार्बल स्पेस के भीतर एक खोज प्रणाली विकसित की जो आवश्यक जानकारी को तुरंत ढूंढ सकती थी, और इसे ब्रह्मांड प्रकाश 1.1 में अपग्रेड कर दिया। 3 किंगडम्स की प्रेम कहानी का रूपांतरित संस्करण प्रकाशित हुआ और वह जबरदस्त हिट साबित हुआ। उन्हें उस युग का सर्वश्रेष्ठ कृतिकार घोषित कर दिया गया। एक और साल बीत गया। 14 वर्षीय सु हाओ ने यूनिवर्सलाइट को किसी भी समय कहीं भी जानकारी रिकॉर्ड करने, स्वचालित रूप से एनकोड करने, वर्गीकृत करने, संग्रहित करने और विभिन्न श्रेणियों के डेटा के बीच परस्पर क्रिया की अनुमति देने में सक्षम बनाया। उन्होंने मार्बल स्पेस के भीतर एक समय सारणी भी संकलित की और इसे यूनिवर्सलाइट 1.2 में अपग्रेड किया। सु हाओ का भाई लुओ चाओक्सिन एक नन्हा शैतान बन गया था। वह देखने में भोला भाला लगता था, फिर भी माता पिता इसे उसकी चतुराई बताते थे।
पूरा देश इस मूर्खता चतुरता के आकलन से सहमत था। सू हाओ को उस बच्चे पर तरस आ गया। सुपरस्टार बड़े भाई की छाया में पलना बढ़ना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लड़का कभी उसकी बराबरी नहीं कर पाया, फिर भी लगातार उसकी तुलना की जाती रही और उसे नीचा दिखाया जाता रहा। वाकई दयनीय। उसी वर्ष वाटर मार्जिन का एक रूपांतरित संस्करण प्रकाशित हुआ। सू हाओ समकालीन हुआ साहित्य के निर्विवाद महाप्रतिभाशाली व्यक्ति बन गए। सू हाओ से जुड़े विषय कभी खत्म नहीं हुए। सू हाओ के निरंतर अध्ययन और प्रयोगों के बीच समय बीतता गया। एक साल बाद वह 15 साल का हो गया। मार्बल स्पेस और भी समृद्ध होता गया। सारी जानकारी ब्रह्मांड प्रकाश 1.3 से जुड़ी हुई थी और व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत थी। हर पल ये सू हाओ की इंद्रियों के माध्यम से नया डेटा रिकॉर्ड करता, स्वचालित रूप से उसका विश्लेषण, तुलना, फाइलिंग करता और तुरंत पुनः प्राप्त करने की प्रतीक्षा करता। अब तक सू हाओ एक आकर्षक युवक बन चुका था, धनी, सुंदर, विद्वान और चुस्त दुरुस्त, अनगिनत वृद्ध महिलाओं का सपनों का राजकुमार। 3 साल का लुओ चाओक्सिन अपने माता पिता का नया लाडला बन गया था। बिगड़ल होने के कारण वह घर के सर्वोच्च, बेजोड़ राजा की तरह व्यवहार करता था। वह गलत था। सू हाओ के सामने उसे अभी भी सीधा लेटना ही था। जब सू हाओ अपने कमरे में मार्बल स्पेस के अंदर कोडिंग कर रहा था, तभी लुओ चाओक्सिन अपनी खस्ताहाल तिपहिया साइकिल पर सवार होकर ढेर सारे राक्षसी खिलौनों को खींचते हुए अंदर घुस आया और सू हाओ पर खिलौने वाली बंदूक से गोली चला दी। रैट टैट टैट। सू हाओ ने उसे एक पैर से पकड़ा, पोछे की तरह घसीटते हुए बाहर फेंक दिया, फिर उसके पीछे तिपहिया साइकिल, राक्षस और खिलौना बंदूक फेंक दी। लुओ चाओक्सिन विलाप कर रहा था, मानो आसमान और जमीन उसे अनसुना कर रहे हों। आंसू भरी आंखों से उसने अपने माता पिता से मदद मांगी, पर उन्होंने अनदेखा कर दिया। तभी उस लड़के को एहसास हुआ कि घर का असली मालिक कौन है। सालों से सू हाओ का हर क्षेत्र में शोध गहराता जा रहा था और वह मानव सभ्यता की भव्यता पर चकित था कि इस दुनिया का कितना गहन अन्वेषण हो चुका है, और उन महान वैज्ञानिकों की प्रशंसा करता था जिन्होंने अपना जीवन इस अन्वेषण को समर्पित कर दिया था। जैसे जैसे वह अधिक सीखता गया, दुनिया उसे और भी विशाल और रहस्यमय लगने लगी, और वह खुद को उतना ही छोटा महसूस करने लगा। वह इस बात को भी समझ सकता था कि यह कितना अविश्वसनीय था कि उसकी चेतना एक छोटे से वर्महोल के अंदर समाई हुई थी। उनका नवीनतम शोध विषय बिग डेटा था। बिग डेटा का अंतिम लक्ष्य बुद्धिमत्ता है। वर्तमान बिग डेटा में अभी भी कई सीमाएं हैं, ये सच्ची बुद्धिमत्ता से बहुत दूर है, फिर भी जीवन पर इसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मार्बल स्पेस ने अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित की। सू हाओ द्वारा संकलित प्रणाली के माध्यम से उस डेटा को जोड़कर कोई यह अनुमान लगा सकता था कि सुदूर भविष्य में मार्बल स्पेस के भीतर ब्रह्मांडीय प्रकाश अनिवार्य रूप से एक सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विकसित होगा। और यही सू हाओ के लक्ष्यों में से एक था। सू हाओ की चेतना मार्बल स्पेस में प्रवेश कर गई। मार्बल स्पेस अब वीरान नहीं था, ये तकनीक से जगमगा रहा था, मानो किसी भविष्य के अंतरिक्ष यान का नियंत्रण कक्ष हो। अनगिनत होलोग्राफिक स्क्रीन हवा में तैर रही थीं, जिन पर डेटा चमक रहा था। ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी इसके निर्माण के क्षण से समय गिन रही थी। उस पर लिखा था 1 वर्ष 3 महीने 20 दिन 15 घंटे 21 मिनट 25 सेकंड, यानी घड़ी 1 वर्ष और 3 महीने से चल रही थी। आन कभी भी उछल रहे थे, हर सेकंड बीतता जा रहा था। मुख्य स्क्रीन पर अब विषय श्रेणियां नहीं दिखाई देती थीं, इसके बजाय एक लॉग जैसे इंटरफेस ने सू हाओ को हाल की जानकारी की समीक्षा करने की अनुमति दी। 1 वर्ष 3 महीने 19 दिन 0 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड। यूनिवर्स लाइट 1.3 अपडेट पूरा हुआ। खोज प्रणाली को अनुकूलित किया गया, गति में 0.01% की वृद्धि हुई। सेंसर प्रौद्योगिकी का सूचीकरण किया गया, अध्ययन कार्यक्रम व्यवस्थित किया गया, वर्तमान प्रगति 0.1%। डॉक्टरेट थीसिस बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक अनुप्रयोग और भविष्य के रुझान प्रारूपित है और डाउनलोड या प्रकाशन के लिए तैयार है। प्रोफेसर गाओ का निमंत्रण, क्वांटम संचार उपकरण डिजाइन पर अनुसंधान की समय सीमा समाप्त हो गई है और ये 3 दिनों में स्वतः हट जाएगा। कमरे की तुलना, कंप्यूटर केस 1 मिलीमीटर खिसका, कूड़ेदान 3 सेमी, कप का ढक्कन 3 डिग्री वामावर्त घुमाया गया। निष्कर्ष, लुओ चाओक्सिन अंदर आए, केस से टकराए, कूड़ेदान को धक्का दिया, कप का ढक्कन खोला। स्क्रॉल करने पर पिछले दिन का लॉग दिखाई दिया। 1 वर्ष 3 महीने 18 दिन 0 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड। यूनिवर्स लाइट 1.3 अपडेट पूरा हुआ। स्वतः पहचान को परिष्कृत किया गया, डेटाबेस को विस्तृत किया गया, तुलना सटीकता में 1.2% की वृद्धि हुई। सेंसर प्रौद्योगिकी को सूचीबद्ध किया गया, अध्ययन कार्यक्रम शुरू हो गया, वर्तमान प्रगति 0%। डॉक्टरेट थीसिस बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक अनुप्रयोग और भविष्य के रुझान को फॉर्मेटिंग कतार में जोड़ा गया, अनुमानित समय 10 सेकंड। प्रोफेसर गाओ का निमंत्रण, क्वांटम संचार उपकरण डिजाइन पर अनुसंधान की समय सीमा जल्द ही समाप्त हो रही है, कृपया इसे शीघ्रता से पूरा करें। कमरे की तुलना, फर्श पर अज्ञात तरल पदार्थ। निष्कर्ष, लुओ चाओक्सिन ने जमीन पर नाक पोंछी।
दिन भर की घटनाओं को सक्रिय रूप से रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं थी। ब्रह्मांडीय प्रकाश ने स्वचालित रूप से जानकारी को छानकर और जोड़कर एक स्पष्ट लॉग तैयार किया। बुरा नहीं, सू हाओ मुस्कुराया। उसने झाड़ू उठाए और बाहर निकल गया। लुओ चाओक्सिन को एक और थप्पड़ की जरूरत है। सू हाओ द्वारा झाड़ू से पिटाई किए जाने के बाद लुओ चाओक्सिन को एक बार फिर यह एहसास हुआ कि इस परिवार में वह सबसे कमजोर है। कमरे में मौजूद सारे राक्षसी खिलौने भी भाई जैसे शक्तिशाली दानव के सामने उसकी मदद नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता, जो आमतौर पर उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उसके भाई के सामने उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोलते थे। उसका भाई सचमुच बहुत शक्तिशाली था। वह कब उसे हरा पाएगा और इस घर का असली मालिक बनेगा? सू हाओ अपने कमरे में लौट आया और अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर विचारों में डूब गया। इस साल वह 15 साल का हो गया था। पिछले जन्मों में 5 साल से अधिक न जीने का अभिशाप मानो दूर हो गया था। किंडरगार्टन वाली घटना में चमत्कारिक रूप से बचने के बाद से उसका जीवन सुचारू रूप से चल रहा था और उसे किसी भी जानलेवा खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था। इसी क्रम को जारी रखते हुए वह इस दुनिया में भी एक शानदार जीवन जी सकता है, बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है और एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति बन सकता है जो मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़े। और यही वो जीवन था जो वो चाहता था। अपने पिछले जीवन में कुछ भी न होने के कारण उसे आशा थी कि उसका जीवन रोमांच से भरपूर होगा, जिसमें अथाह धन, अनगिनत स्त्रियां, अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने की स्वतंत्रता, अपने न्याय को कायम रखने की क्षमता और इस दुनिया में अपना नाम रोशन करने का अवसर होगा। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके पास लगभग असीमित धन था, अनगिनत युवतियां, चाचियां और विवाहित महिलाएं उसके आकर्षक रूप पर मोहित थीं। वह जो चाहे कर सकता था, यहाँ तक कि उस चिड़चिड़ी लुओ चाओक्सिन को पीट भी सकता था और उसके माता पिता भी उसे रोक नहीं सकते थे। उसके शब्दों का अनगिनत लोग आदर करते थे और उसका न्याय अनगिनत लोगों का न्याय था। हालांकि उसकी प्रसिद्धि अभी तक पूरी दुनिया में नहीं फैली थी, लेकिन पृथ्वी के क्लासिक्स और प्रसिद्ध गीतों को नए रूप में ढालने और उनका पुनर्निर्माण करने के लिए थोड़ा और समय मिलने पर उसका नाम निश्चित रूप से पूरी दुनिया में गूंज उठेगा। ये सोचकर सू हाओ अचानक मुस्कुरा उठा। सचमुच ऐसा सुखमय और संतुष्टिदायक जीवन ही वह चाहता था। यही वह जीवन था जिसका उसने धरती पर सपना देखा था। यहाँ उसके सारे सपने एक एक करके पूरे होंगे। बेशक किसी को बहुत आलसी नहीं होना चाहिए। हालांकि ये दुनिया उसे संतुष्टि दे रही थी, उसे बदले में कुछ देना भी जरूरी था, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ देना। मुझे इस दुनिया के लिए कुछ छोड़कर जाना होगा, मैं यहाँ मुफ्त में नहीं रह सकता। सू हाओ के लिए कुछ पीछे छोड़ना का मतलब केवल पृथ्वी से कॉपी की गई किताबें या संगीत ही नहीं था, बल्कि वह अपने प्रयासों से इस दुनिया में मानव सभ्यता के विकास को बढ़ावा देना चाहता था, ताकि अधिक से अधिक लोगों को बेहतर जीवन मिल सके। इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मेरा वर्तमान ज्ञान अपर्याप्त है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसके अलावा मेरे सीमित ज्ञान के कारण यूनिवर्स का प्रकाश अभी भी बहुत प्रारंभिक अवस्था में है, क्योंकि इसमें वेक्टर प्रोसेसर आधारित गणनाओं का उपयोग किया जाता है। यदि मैं क्वांटम प्रोसेसर के बारे में जान लूं तो मैं जियाओ गुआन की प्रसंस्करण क्षमता में काफ़ी सुधार कर सकता हूं और फिर पूरी प्रणाली अनुकूलित हो जाएगी। तो मेरा ज्ञान अभी भी बहुत कम है। मेरा वर्तमान कार्य अभी भी सीखना है। शियाओ गुआन क्वांटम मैकेनिक्स सीखने की योजना में इसे जोड़ो। क्वांटम मैकेनिक्स की शिक्षण योजना तैयार की जा रही है। बुनियादी क्वांटम यांत्रिकी डेटा एकत्र करना, क्वांटम यांत्रिकी के बुनियादी ज्ञान को सरल भाषा में समझाना, प्रक्रिया को अनुकूलित करना। क्वांटम मैकेनिक्स की शिक्षण योजना सफलतापूर्वक स्थापित की गई। प्रतिदिन 2 घंटे का अध्ययन 3 महीने की अवधि के लिए। ... 1 साल बाद 16 साल की उम्र में सू हाओ ने पहले ही डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली थी और अकादमिक जगत में काफ़ी ख्याति अर्जित कर ली थी। इस वर्ष सू हाओ के अनेक सुधारों के कारण शियाओ गुआन की गणना क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई। पिनबॉल स्पेस को फिर से अनुकूलित किया गया। अब यह किसी अंतरिक्ष यान के नियंत्रण कक्ष जैसा नहीं दिखता था, बल्कि उसने इसे एक साधारण अवकाश कक्ष में बदल दिया था। हालांकि यह अवकाश कक्ष उसकी मनोदशा के अनुसार अपना स्वरूप बदल सकता था। घास के मैदान, रेगिस्तान, समुद्र तट, बर्फ से ढके पहाड़, बादल, जो कुछ भी वह कल्पना कर सकता था उसे यहाँ स्थापित किया जा सकता था। एक ही विचार से वह नवीनतम लॉग देख सकता था। वह अपने हाथ में एक किताब भी प्रकट कर सकता था और उस किताब में वह सामग्री होती थी जिसे वह देखना चाहता था। इसके अलावा उनके द्वारा रूपांतरित हैरी पॉटर का नया संस्करण विश्व स्तर पर बेस्टसेलर बन गया और उन्होंने चीनी पौराणिक कथाओं पर क्रॉनिकल्स ऑफ द प्राइमोर्डियल एरा नामक एक पुस्तक लिखने की योजना बनाई थी। हालांकि समय की कमी के कारण उन्होंने अभी तक लेखन कार्य शुरू नहीं किया था। उनकी नई पियानो रचना ए रेनी डेज मेमोरी भी वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो गई। उन्होंने ये सब काम पैसे के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया को कुछ वापस देने के लिए, इसके लोगों के आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करने के लिए किए। अब वह भी मिस्टर मा की तरह ये कहने के योग्य हो गया था, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तक सब कुछ एकदम सही और सुचारू लग रहा था।
वह जल्द ही बालिग हो जाएगा और खुलकर उन खूबसूरत युवतियों के साथ खेल कूद कर सकेगा। एक दिन पढ़ाई में मग्न सू हाओ को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ, चक्कर आने लगे और वह अपनी डेस्क पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद लुओ चाओक्सिन अपने नए छोटे बख्तरबंद वाहन में सवार होकर सू हाओ के कमरे में पहुंचा। आज नए उपकरण प्राप्त करने के बाद उसने एक बार फिर अपने भाई महान दानव राजा को चुनौती दी। हालांकि बख्तरबंद वाहन उसके भाई के चारों ओर शान से घूमता रहा और सू हाओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए उसने साहपूर्वक अपने नए हथियार रॉकेट लॉन्चर का उपयोग करते हुए सू हाओ पर एक ग्रेनेड दागा। बम का गोला उछला और सू हाओ के शरीर से हल्का सा टकराकर जमीन पर गिर गया। फिर भी उसका भाई बेसुध पड़ा रहा। अगर हालात सामान्य होते तो महान दानव राजा सू हाओ उसे कॉलर से पकड़कर उठा लेता और कमरे से बाहर फेंक देता। लुओ चाओक्सिन अचंभित रह गया। वह जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला, अपना विध्वंसक हेलमेट उतारा और सू हाओ को जोर से धक्का दिया। लेकिन सू हाओ टस से मज नहीं हुआ। लुओ चाओक्सिन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह झट से अपनी बख्तरबंद गाड़ी में बैठा और गाड़ी का अलार्म सायरन बजाते हुए वहां से निकल गया। बीप वो, बीप वो। वह जोर से चिल्लाया, मम्मी मम्मी, मैंने बड़े भाई को हरा दिया। कुछ देर तक चिल्लाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसने अपना रोना बदल दिया, मम्मी मम्मी, बड़ा भाई हिल नहीं रहा है। ... जब सू हाओ को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसके माता पिता लुओ शेंगरांग और हुआंग शुजुन उसे चिंता से देख रहे थे। हुआंग शुजुन की आंखें लाल थीं, आंसुओं से उसका मेकअप खराब हो गया था, लेकिन सू हाओ के जागते ही उसने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी। शाओ हुई जाग गई है। क्या तुम्हें भूख लगी है? माँ ने तुम्हारे लिए कुछ फल तैयार किए हैं। अगर भूख लगी है तो खा लो। छोटी लुओ चाओक्सिन बिस्तर के किनारे औंधे मुंह लेटी हुई थी और अपनी ठुड्डी हाथों पर टिकाए हुए अपनी दो चमकदार आंखों से उसे घूर रही थी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह बीमार पड़ गया है। लेकिन वह अचानक बीमार कैसे हो सकता है? उसने पहले हुआंग शुजुन द्वारा दिए गए सेब का एक टुकड़ा खाया, फिर उसकी चेतना तुरंत लॉ की जांच करने के लिए पिनबॉल स्पेस में चली गई। शाओ हुई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी बीमारी मामूली है और आपको जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। हुआंग शुजुन ने धीरे से मुस्कुराते हुए सू हाओ से बातें की, क्योंकि उन्हें डर था कि वह कहीं ज्यादा सोचने न लगे। जी हाँ, लुओ शेंगरांग ने झट से सिर हिलाया। डॉक्टर ने यह भी कहा कि आप मुख्य रूप से इसलिए बीमार पड़े हैं क्योंकि आप इतने सालों से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए आप कुछ समय के लिए किताबें नहीं पढ़ सकते, आपको अच्छी तरह से आराम करने की जरूरत है। हाँ, आप शांति से ठीक हो सकें, इसके लिए हमारा परिवार इस दौरान अस्पताल में ही रहने आ गया है। और चूंकि आप पढ़ नहीं सकते और हमें डर है कि आप ऊब जाएंगे, इसलिए हम यहीं रुकेंगे और आपसे बातें करेंगे। हाँ। ... सू हाओ ने ध्यान से सुना, मानो उसे अपनी हालत के बारे में कुछ पता ही न हो, और सिर हिलाकर अपने माता पिता को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा और इस दौरान किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचेगा। फिर उसने चुपके से कुछ देर निकालकर ऑनलाइन अग्नाशय कैंसर के बारे में जानकारी खोजी। अग्नाशय के कैंसर को कैंसरों का राजा कहा जाता है। ये देखकर सू हाओ को अचानक समझ आ गया, इसका मतलब था कि वह लाइलाज है। आधुनिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से यह एक असाध्य रोग था और संभवतः वह 9 महीने से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए शांत होने पर सू हाओ को एहसास हुआ कि यह ब्रह्मांडीय तारों से भरा आकाश रहस्यमय है और जीवन भी कम रहस्यमय नहीं है। जीवन के प्रति मानवता की वर्तमान समझ अभी भी बहुत सतही है। अधिकांश बीमारियां लाइलाज हैं और उनके कारण अज्ञात हैं। मानव शरीर के बारे में उनका ज्ञान तो और भी सतही था, वे अपने शरीर के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे। वर्षों से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वह प्राकृतिक विज्ञानों की ओर झुका हुआ था और मानवता के मूलभूत पहलू जीवन की उपेक्षा करता था। यहाँ तक कि उनकी रचित पुस्तक ब्रह्मांड का प्रकाश में भी चिकित्सा नामक कोई श्रेणी नहीं थी। सू हाओ चुपचाप पिनबॉल स्पेस में दाखिल हुआ और कई श्रेणियों के बाद एक नया सेक्शन जोड़ा, जिसका नाम उसने दवा रखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसे हटा दिया और उसका नाम बदलकर जीवन कर दिया। चिकित्सा का अंतिम लक्ष्य जीवन है। बीमारी शरीर का एक सशक्त संकेत है, अंगों और कोशिकाओं की ओर से मदद के लिए एक पुकार है जब वे क्षति को सहन नहीं कर सकते। जीवन द्वारा सहायता प्राप्त करने का एक प्रयास है। तो जीवन क्या है? मांस, कोशिकाएं, गुणसूत्र, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन। यह अज्ञात है। केवल इतना ही ज्ञात है कि जीवन ब्रह्मांड में अरबों वर्षों का एक चमत्कार है। जीवन का अर्थ मनुष्य की समझ से परे है, जबकि मनुष्य स्वयं ही जीवन है। जीवन की शुरुआत क्यों होती है, अंत क्यों होता है, जीने का उद्देश्य क्या है? इन सवालों का सही जवाब कोई नहीं दे सकता। और एक सामान्य व्यक्ति इन सवालों पर कभी विचार भी नहीं करेगा। लेकिन सू हाओ अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था, जीवन अनुभाग को खाली निगाहों से घूर रहा था और पहली बार गहरे चिंतन में डूब गया था। क्या इन सवालों के वाकई कोई जवाब नहीं है?
सुहाव के भीतर अचानक ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। अगले दिन सुहाव ने यूं ही कहा, माँ, मैं कुछ मेडिकल किताबें पढ़ना चाहती हूँ। क्या मुझे एक कंप्यूटर मिल सकता है? नहीं, हुआंग शुजुन ने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। उनकी राय में उनके प्यारे बेटे की बीमारी पढ़ाई के प्रति अत्यधिक लगाव और शरीर पर अत्यधिक दबाव डालने के कारण ही हुई थी। इसी क्षण उनके बगल में बैठी लुओ चाओक्सिन ने भी हाथ उठाया और कहा, माँ, भाई पढ़ना चाहता है और मैं भी पढ़ना